नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि कैसे आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक तूफान खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट कर लिया है। ईडी ने नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। इल्जाम लगाया कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदारों से जमीन खरीदी, करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम खरीदी। नवाब मलिक को कोर्ट ने 3 मार्च के लिए ईडी के कस्टडी में भेज दिया है। 3 मार्च तक वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में रहेंगे। नवाब मलिक 1 हफ्ते तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने इस एक्शन के लिए सीधे सीधे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी को राजनीतिक विरोधियों को कुचलने की साजिश बताया है। शिवसेना ने तो यहां तक कह दिया कि अब बीजेपी को भी रिएक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी महाराष्ट्र में बदले की राजनीति शुरू होगी और इसके संकेत आज ही मिल गए। शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत ने कहा कि जब सामने से नहीं लड़ सके तो अफजल खान की तरह पीठ पर वार हुआ है, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा कि कंस और रावण को भी मारा गया था, यही हिंदुत्व है, जय महाराष्ट्र। और जैसे ही नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई तो शरद पवार ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। पवार के घर पर ही हुई इस मीटिंग में महाराष्ट्र सरकार के तमाम मंत्री और एनसीपी के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। सबने कहा कि नवाब मलिक से मंत्री पद से इस्तीफा नहीं लेना चाहिए। नवाब मलिक को मंत्री पद पर बने रहना चाहिए, बावजूद इसके कि वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। और इसके बाद चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने भी होम मिनिस्टर और शरद पवार के साथ 2 घंटे तक एक मीटिंग की। इस लंबी मीटिंग में तय हुआ कि अब बीजेपी के खिलाफ लड़ाई अदालत के साथ साथ जनता की अदालत में भी लड़ी जाए। नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं होगा। नवाब मलिक की गिरफ्तारी को सियासी मसला बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में हुई गिरफ्तारी को यूपी के चुनाव से जोड़ा गया। आज रिएक्शन और रिएक्शन की बात क्यों की गई, रिएक्शन में क्या एक्शन हो सकता है, क्या बीजेपी के नेताओं के पीछे मुंबई की पुलिस या महाराष्ट्र की एजेंसियों को लगा दिया जाएगा, और सबसे बड़ा सवाल है आखिर नवाब मलिक की जिस केस में गिरफ्तारी हुई है उसमें ईडी के पास सबूत क्या है। सवाल यह है कि नवाब मलिक ने ऐसा क्या किया, दाऊद इब्राहिम के साथ नवाब मलिक का नाम कैसे जुड़ा। इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगा आज की बात में। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में है। अदालत ने ईडी की तरफ से नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग, हवाला के जरिए पैसे के लेन देन और अंडरवर्ल्ड से संबंध जैसे संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। ईडी ने नवाब मलिक की 14 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन उन्हें 3 मार्च तक यानी 8 दिन के ईडी रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि नवाब मलिक ने अदालत में इल्जाम लगाया कि उन्हें बिना किसी नोटिस के, बिना किसी समन के घर से उठा लिया गया और सीधे गिरफ्तारी दिखाई गई। उन्होंने कहा कि ईडी ने उन्हें यह भी नहीं बताया कि उन्हें किस इल्जाम में अरेस्ट किया जा रहा है। असल में ईडी की टीम आज सुबह 6 बजे ही नवाब मलिक के घर पर पहुंच गई थी। सुबह सुबह नवाब मलिक को पूछताछ के लिए ईडी के ऑफिस लाया गया और करीब 2:45 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी का कहना है कि नवाब मलिक पूछताछ में कोऑपरेट नहीं कर रहे, सहयोग नहीं कर रहे, सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे रहे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी है, क्योंकि कस्टडी में लेकर उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। हालांकि गिरफ्तारी के बाद मेडिकल के लिए जब नवाब मलिक को जेजे हॉस्पिटल लाया गया, उस वक्त नवाब मलिक ने कहा, मैं डरूंगा नहीं, लड़ूंगा और जीतूंगा। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। अब से थोड़ी देर पहले एक बार फिर जब ईडी की कस्टडी में ले जाया जा रहा था, तब भी नवाब मलिक मुस्कुराते रहे, और इस वक्त नवाब मलिक के सवाल पर महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस मीडिया से बात कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। कॅश मध्ये व्यवहार करून ही हजारो कोटी रुपयाची जमीन ही त्या ठिकाणी घेण्यात आली आणि ते पैसे हसीना पारकरला म्हणजेच दाऊदला थेट त्या ठिकाणी मिळाले। आता यातला प्रश्न एवढाच उपस्थित होतो की एखाद्या मंत्र्याने किंवा मंत्रिपदावर राहिलेल्या व्यक्तीने या ठिकाणी मुंबई बॉम्बस्फोटाच्या आरोपीकडनं
जमीन विकत घेण्याचं कारण काय आहे, ती त्याची जमीन नसताना विकत घेण्याचं कारण काय आहे, त्याच्यामध्ये हसीना पारकरशी व्यवहार करण्याचं। और अब सुनते हैं नवाब मलिक के वकील ने क्या कहा। बताए हैं विद दाऊद एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो उसके लिए कोर्ट ने उनको कस्टडी के लिए रिमांड किया। एक शब्द टैगर फंडिंग को लेकर के भी ऑब्जेक्शन जो है वो डिफेंस की तरफ से उठाया गया। नहीं, हम लोगों ने काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाए थे, पर अभी कोर्ट इज हेल्ड, तो वी ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। थैंक यू थैंक यू सो मच। अब यह समझने की कोशिश करते कि नवाब मलिक ने ऐसा क्या किया, उनका अपराध क्या है जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई और 8 दिन के लिए उन्हें ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया। असल में नवाब मलिक ने मुंबई में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। दावा है कि यह प्रॉपर्टी दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी थी, जो दाऊद की बहन हसीना पारकर के नाम पर खरीदी गई थी। प्रॉपर्टी करोड़ों की थी, लेकिन नवाब मलिक ने इसे 20-30 लाख में खरीद लिया। इस डील से जुड़े सारे दस्तावेज पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ईडी को नवंबर में सौंपे थे। दस्तावेजों की जांच के बाद ईडी ने नवाब मलिक के खिलाफ 3 फरवरी को एफआईआर दर्ज की। इल्जाम लगाया कि नवाब मलिक ने मुंबई के कुर्ला इलाके में दाऊद के करीबी सलीम पटेल और सरदार शाह वली खान से प्रॉपर्टी खरीदी। सलीम पटेल दाऊद की बहन हसीना पारकर का ड्राइवर और बॉडीगार्ड था और सरदार शाह वली खान को मुंबई बम धमाकों के मामले में सजा हुई है। असल में प्रॉपर्टी हसीना पारकर और सरदार शाह वली खान के नाम पर थी। हसीना पारकर की सभी संपत्तियों की पावर ऑफ अटॉर्नी उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड सलीम पटेल के पास होती थी। देवेंद्र फडणवीस ने ईडी को जो दस्तावेज सौंपे थे, उनके मुताबिक प्रॉपर्टी की डील नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक की कंपनी सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट के नाम पर हुई। ईडी ने इस मामले की जांच के दौरान जेल में बंद दाऊद के छोटे भाई इकबाल कास्कर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। 15 फरवरी को ईडी ने इस मामले में 10 जगहों पर छापेमारी की और जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर आज ईडी ने नवाब मलिक को अरेस्ट किया और अब वो ईडी की कस्टडी में है। जैसे ही नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई, बीजेपी ने तुरंत उनके इस्तीफे की मांग की। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद मंत्री को पद पर बने रहने का हक नहीं है, नवाब मलिक को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आज महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक को फाइनली ईडी ने गिरफ्तार किया। अब इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, यह महाराष्ट्र की परंपरा है। इस प्रकार का कानून भी है कि जब कोई मिनिस्टर पर आरोप लगते हैं और आरोप इतने हैं कि उसमें गिरफ्तारी होती है, अब ये विषय शुरू हो जाएगा कि नहीं वो अभी तो गिरफ्तारी हुई है, अब और आगे चलना है वगैरह वगैरह। ये नैतिकता है और ये महाराष्ट्र की परंपरा है। 2 चीफ मिनिस्टर इस प्रकार से गए, तो नवाब मलिक के ईडी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल की एक बड़ी लिस्ट बनती है, जो पढ़ते पढ़ते मुझे भी थकावट आती है। एक मिनिस्टर एक लड़की के आत्महत्या के कारण उसको रिज़ाइन करना पड़ा। दूसरे मिनिस्टर स्टेट के होम मिनिस्टर वो जेल में है। मुंबई के कमिश्नर कुछ दिन वांटेड थे, बाद में अब उन पर केसेस चल रही है। राज्य के डीजी को परसों इस्तीफा देना पड़ा। फिर एक मिनिस्टर ने यह मान्य किया कि मेरी 2 पत्नियां हैं और दूसरे पत्नी को मुझसे 2 बच्चे हुए हैं। किसी एक मिनिस्टर का एक रिसोर्ट 100 करोड़ का तोड़ने की केंद्रीय पर्यावरण डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाले। कितने नाम मैं बताऊँ, मैं थक जाऊंगा बताकर। ये क्या चल रहा है, कैसे सरकार चला रहे हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। देवेंद्र फडणवीस की शिकायत पर नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है। नवाब मलिक को ईडी के कस्टडी में भेज दिया गया है। सुनते हैं देवेंद्र फडणवीस का रिएक्शन। महाराष्ट्र के मंत्री श्रीमान नवाब मलिक जी पर जो कार्रवाई आज हुई है, इसमें ईडी ने कोर्ट में पूरी सत्यता उसके सामने रखी है। ये करोड़ों रुपए की जमीन, सैकड़ों करोड़ या 1000 करोड़ रुपए की जमीन किस प्रकार से अंडरवर्ल्ड के माध्यम से नवाब मलिक इन्होंने खरीदी, इसका सारा कच्चा चिट्ठा सामने आया है। विशेष रूप से जिनकी जमीन थी
उस महिला ने बयान देकर ईडी को यह बताया कि उनको इसमें एक भी पैसा नहीं दिया गया, उल्टा उनको यह कहा गया था कि अतिक्रमण निकालने के लिए एक पावर ऑफ अटर्नी दीजिए, और उसके बाद उनको डराया धमकाया गया और एक अलग पावर ऑफ अटर्नी तैयार करके उनसे जमीन हथियाई गई। इसमें महत्व का मुद्दा यह है कि यह जमीन जो ली गई है, जिन्होंने इस जमीन को हथियाया और वो पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से अपना नाम उस पर क्रिएट किया, वो एक शाह वली खान है जो मुंबई बम विस्फोट के आरोप में जेल में है और उनको उम्र कैद की सजा हुई है। दूसरे सलीम पटेल है जो हसीना पारकर के फ्रंटमैन थे और उनके नाम से दाऊद इब्राहिम जो इस देश का दुश्मन है, वो इस प्रकार से मुंबई में जमीनों के व्यवहार करके उसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करके टेरर फंडिंग करता था। और इस मामले में जब कुछ लिंक्स ये एनआईए को मिले और ईडी को मिले तो उन्होंने इब्राहिम कास्कर जो दाऊद इब्राहिम का भाई है उसको भी अरेस्ट किया और इन सारे लिंक्स को एस्टैब्लिश करते हुए ये उनके ध्यान में आया। करीब 9 जगह उन्होंने छापे मारे और उसमें से ये सारी चीजें ध्यान में आई जो आज उन्होंने कोर्ट में कही है। इस मामले में ये हजारों करोड़ रुपए की जमीन मात्र 30 लाख रुपए में खरीदी गई, लेकिन वो भी पैसा जमीन के मालिकों को नहीं गया। और ईडी ने यह भी बताया कि इसमें 55 लाख रुपए ये सीधे हसीना पारकर को मिले जो दाऊद की बहन थी और उसका सारा रियल एस्टेट का बिजनेस यहां पर संभाल रही थी। और जहां दिए गए और जिसने दिए, इन सब ने उसके बारे में पुख्ता बयान दिया जो आज कोर्ट के सामने भी आया है। तो सवाल यह उठता है कि इस प्रकार से हमारे देश के दुश्मन के साथ व्यवहार करने का कारण क्या है। राज्य के एक मंत्री और उन्होंने ये व्यवहार करने के बाद और ये 55 लाख रुपए देने के बाद आप देखिए उसके बाद में 3 हमले मुंबई पर हुए, बम विस्फोट मुंबई में हुए हैं। तो ये हसीना पारकर को जो पैसा गया किसको गया? ये दाऊद को पैसा गया। और ये किस लिए गया? उनकी उन्हीं एक्टिविटीज के लिए गया जिन एक्टिविटीज के तहत इस देश के अंदर उन्होंने बम विस्फोट किए। और ये सारी चीजें कोर्ट के सामने ईडी ने रखी है। इतना ही नहीं तो ईडी ने जेल के अंदर जाकर मुंबई बम विस्फोट के आरोपी का बयान भी लिया है जिसमें उन्होंने ये सारी बातों को माना है और इंडिपेंडेंट गवाहों ने भी इसकी पुष्टि की है। और इसीलिए शायद ये सारे तथ्य सामने आने के बाद आज ईडी के कोर्ट ने मंत्री श्री नवाब मलिक इनको 3 तारीख तक कस्टडी दी है। ये बहुत संगीन मामला है। देश के दुश्मनों के साथ व्यवहार करने का कारण क्या है? ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है। राजनीति में हम एक दूसरे के ऊपर छीछालेदार करते रहेंगे, लेकिन अगर कोई देश के दुश्मन के साथ सौदा करता है और सारा रिकॉर्ड पर है और ऐसा रिकॉर्ड पर सौदा होता है और साथ में सीधे पैसे अगर हसीना पारकर को वहां मिलते हैं, दाऊद को मिलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईडी को यह कार्रवाई करनी पड़ेगी और सभी राजनीतिक दलों ने इस कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से अगर अंडरवर्ल्ड के साथ सीधे व्यवहार होते रहेंगे और जो लगातार ये बात कही गई कि पिछले समय दाऊद ने देश के अंदर जितने बम विस्फोट किए, भले ही आईएसआई की मदद से किए होंगे, लेकिन उसका टेरर फंडिंग उसने इंडिया में ही जमा किया और इस प्रकार के डील से ही जमा किया। इस प्रकार से अंडरवर्ल्ड के ऊपर और बड़े पैमाने पर उस जमाने में जो व्यवहार जमीनों के किए गए अंडर वैल्यूएशन करके और उसमें जो ब्लैक मनी दिया गया, वो ब्लैक मनी टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया गया। और इसलिए मुझे लगता है कि आज की जो कार्रवाई है उसको कोई तरीके से राजनीतिक कार्रवाई नहीं कहा जा सकता।
देश के दुश्मनों को अगर कोई मदद करता है तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी और वो कार्रवाई की गई है। देवेंद्र फडणवीस ने दो बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि ये अंडरवर्ल्ड के साथ सीधे व्यवहार होते रहेंगे, और जो लगातार ये बात कही गई कि पिछले समय दाऊद ने देश के अंदर जितने बम विस्फोट किए, भले ही आईएसआई की मदद से किए होंगे, लेकिन उसका टेरर फंडिंग उसने इंडिया में ही जमा किया और इस प्रकार के डील से ही जमा किया। इस प्रकार से अंडरवर्ल्ड के ऊपर और बड़े पैमाने पर उस जमाने में जो व्यवहार जमीनों के किए गए अंडर वैल्यूएशन करके, और उसमें जो ब्लैक मनी दिया गया, वो ब्लैक मनी टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया गया। और इसलिए मुझे लगता है कि आज की जो कार्रवाई है उसको कोई तरीके से राजनीतिक कार्रवाई नहीं कहा जा सकता। देश के दुश्मनों को अगर कोई मदद करता है तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी और वो कार्रवाई की गई है। देवेंद्र फडणवीस ने दो बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि ये अंडरवर्ल्ड से डीलिंग का मामला है, ये दाऊद इब्राहिम से प्रॉपर्टी खरीदने का मामला है, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी अंडरवर्ल्ड के लोगों से, देश के दुश्मनों से लाखों में खरीदने का मामला है, और इस मामले को राजनीतिक नजरों से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में यह मामला पूरी तरह सियासी हो गया है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मीटिंग में तय हुआ कि नवाब मलिक अभी इस्तीफा नहीं देंगे। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के फौरन बाद शरद पवार ने पार्टी के नेताओं को अपने घर पर बुलाया था। वहां सबने कहा कि इस्तीफा नहीं लेना चाहिए, वो अपने पद पर बने रहें, चाहे वो ईडी की कस्टडी में रहे, चाहे जेल में रहें। कांग्रेस के नेताओं ने भी शरद पवार से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने भी शरद पवार को फोन करके कहा कि नवाब मलिक की जो गिरफ्तारी है वो निंदनीय है, उसे कंडेम किया जाना चाहिए। शाम को शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल, अशोक चव्हाण जैसे बड़े बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की। यह मीटिंग मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुई, जिसमें कहा गया कि महाराष्ट्र के तीनों सत्ताधारी दल इस मुद्दे पर एकजुट हैं। सबका इल्जाम है कि मोदी सरकार सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। नवाब मलिक को गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया गया है, क्योंकि न उन्हें सम्मन किया गया और न ही राज्य सरकार को जानकारी दी गई। और मीटिंग के बाद छगन भुजबल ने कहा कि जो लोग बीजेपी का विरोध करते हैं उनका मुंह बंद करने के लिए केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का मिसयूज करती है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ कल महाराष्ट्र के सभी मिनिस्टर्स मंत्रालय में गांधी मूर्ति के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। परसों से एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन करेंगे। छगन भुजबल ने कहा कि जब नवाब मलिक पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो फिर उनके इस्तीफे का फिलहाल तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इस्तीफा उनका नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। सिर्फ उनके ऊपर वो अटैक करते थे, विरोधी पक्ष के ऊपर, इसलिए जो है उनको सजा दी जा रही है। और ये हमारे वकील जो है अमित देसाई जी, उन्होंने भी जो है वहाँ कोर्ट में साफ रखा है कि कुछ भी नहीं है, पीएमएलए का केस ही नहीं है कुछ। वहाँ पीएमएलए का केस कहाँ है? पूरे सारे जो हिस्ट्री जो है, दाऊद का ये है, दाऊद का भाई ये है, दाऊद की बहन ये है। अब ये सारे जो जिसका क्या संबंध होता है, वो मेरे ख्याल से हम सब लोग जो सुनते थे क्या क्या हो रहा है, और ये हम जब देखते हैं इसकी तरफ, तब ये लगता है कि उनका कोई भी दोष नहीं है। और फिर सिर्फ महाविकास आघाड़ी के उद्धवराव ठाकरे, पवार साहब, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, उसको तकलीफ देने के लिए, सरकार गिराने के लिए एक मंत्री को पकड़कर उनका मनोबल खत्म करने के लिए प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जो छगन भुजबल इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं, वो छगन भुजबल भी महाराष्ट्र सदन घोटाले के केस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत पर हैं। 2 साल जेल में रहे थे। जिस वक्त छगन भुजबल को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, उस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार थी। तब शिवसेना ने छगन भुजबल की गिरफ्तारी को सही बताया था। उस वक्त शिवसेना ने जो बयान जारी किया था, उसमें कहा गया था कि वक्त का पहिया घूम गया है, छगन भुजबल अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। लेकिन आज संजय राउत, शिवसेना के एक और बड़े नेता,
नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताने लगे। उन्होंने बीजेपी की तुलना अफजल खान से की। नवाब मलिक की गिरफ्तारी को पीठ पर वार करने वाला कदम बताया संजय राउत ने। वैसे संजय राउत ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी से पहले जो बात कही थी वो गौर करने वाली है। जब नवाब मलिक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था तो संजय राउत ने कहा, इस तरह के एक्शन का रिएक्शन बीजेपी को भी भुगतना होगा, जो आज जांच एजेंसियों के नाम पर विरोधियों को परेशान कर रहे हैं, उनका भी हिसाब होगा। देखिए, नवाब मलिक महाराष्ट्र के सीनियर नेता है। नवाब मलिक महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है। नवाब मलिक सच बोलते हैं और वो कितने सच बोलते हैं आपने देखा होगा। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं। जांच कर सकते हैं आप, पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी, ये आप ध्यान में रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसका परिणाम भुगतने को मैं तैयार हूँ। और मैंने ये जो किरीट सोमैया है आपके बीजेपी के, उसने भी बहुत से लोगों के कागज दिए हैं जो आप बीजेपी में आए हैं उस वक्त। बोगस कंपनी, भ्रष्टाचार, हाँ, उनका क्या हो गया भाई? उनको समझ नहीं जाता है, उनको वॉशिंग मशीन में डाल दिया, उनको समझ नहीं जाता है, उनके पास ईडी नहीं पहुंचती है, उनके पास सीबीआई नहीं पहुंचती है। आने वाले दिनों में मैं ये सभी खुलासे करने जा रहा हूँ, चाहे मुझे उसकी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। असल में संजय राउत के खिलाफ भी कई केसेस रजिस्टर किए गए हैं, उनके परिवार वालों के खिलाफ कुछ केसेस पाए गए हैं, इसलिए वो भी नाराज हैं। एनसीपी को कांग्रेस से भी इस पूरे मामले में पूरा सपोर्ट मिला है। कांग्रेस के नेता और उद्धव सरकार में मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी से पता चलता है कि राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। अब विरोध करने पर नेता गिरफ्तार किए जा रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत जो राय है वो ये है कि राजनीति इतने नीचे स्तर पर जा सकती है, ये बड़ी ही निराशजनक और गलत बात है। मैं तो कहूंगा ये नगर पालिका, महानगर पालिका के स्तर पर जो होता है उससे भी बदतर होकर, उससे भी नीचे स्तर पर राजनीति का स्तर गिर गया है। पूरे देश में या महाराष्ट्र में जो भी आज चीजें दिखाई दे रही है वो उचित नहीं है। डेमोक्रेसी में विरोध करना, विरोध होना, अपने अपने विचार अलग तरीके से वहां रखना, यहां तक मैं समझ सकता हूं, पर उसका वो छोड़कर कोर्ट कचहरी, वो छोड़कर पुलिस स्टेशन, वो छोड़कर केंद्रीय एजेंसीज, इसके द्वारा जो भी हो रहा है निश्चित तौर पर ठीक बात नहीं। अब यह भी याद रखना चाहिए कि अशोक चव्हाण खुद भी आदर्श घोटाले में दोषी पाए गए थे, उन्हें चीफ मिनिस्टरशिप से इस्तीफा देना पड़ा था। इस समय एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि नवाब मलिक ने एनसीपी के अफसर समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोला, बीजेपी के चहेते अफसर के कारनामे जनता के सामने रखे, बीजेपी इसी का बदला ले रही है। अब यहां भी मजे की बात यह कि आज जिस वक्त नवाब मलिक से ईडी के दफ्तर में पूछताछ हो रही थी, उसी वक्त ठाणे में समीर वानखेड़े पुलिस के सामने पेश हो रहे थे। समीर वानखेड़े को ठाणे के कोपरी पुलिस स्टेशन ने तलब किया था। समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग होते हुए भी नवी मुंबई के वाशी में बार का लाइसेंस लिया था। वानखेड़े ने इस बार का लाइसेंस 1997 में 1997 में लिया था। आरोप है उस वक्त उनकी उम्र महज 17 साल थी। ठाणे की पुलिस ने उनके खिलाफ गलत तथ्यों के आधार पर लाइसेंस हासिल करने का केस दर्ज किया है। आज इसी मामले में समीर वानखेड़े अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 28 फरवरी तक समीर वानखेड़े पर कोई भी एक्शन लेने से रोक लगाई हुई है। अब नवाब मलिक के केस को देखने के दो नजरिए हो सकते हैं। एक तो केस की मेरिट, और यह सही है कि करोड़ों की जमीन लाखों में खरीदी गई। यह भी सही है कि इसमें दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और सलीम पटेल के साथ डील हुई। नवाब मलिक ने यह बात खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान ली थी कि उन्होंने यह प्रॉपर्टी सरदार वली खान से खरीदी थी। नवाब मलिक ये नहीं कह सकते कि उन्हें नहीं मालूम था कि सरदार वली खान को मुंबई ब्लास्ट के केस में सजा हुई थी।
नवाब मलिक ये भी नहीं कह सकते कि वो नहीं जानते थे कि हसीना पारकर कौन है, क्या वाकई में दाऊद की बहन है। इसलिए केस तो बनता है। दूसरा नजरिया यह है कि इस केस की टाइमिंग क्या है। इसके बारे में दो बातें हैं। एक तो यह कि नवाब मलिक को ईडी ने इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि वो पिछले कुछ महीने से केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, और दूसरी बात यह कही जा रही है कि मुंबई में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसी तरह से कम पैसे में ज्यादा वैल्यू की जमीन खरीदी है, लेकिन पकड़ा गया नवाब मलिक को, और वो भी देवेंद्र फडणवीस की शिकायत पर। जो लोग राजनीति की बात करते हैं वो इस केस की मेरिट की बात नहीं करते, और जो मेरिट की बात करते हैं वो कहते हैं इस मामले को राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इस मामले में मुझे लगता है कि राजनीति होगी और राजनीति में कड़वाहट और बढ़ेगी। नवाब मलिक शरद पवार के करीबी हैं। शरद पवार राजनीति के बहुत चतुर खिलाड़ी हैं, वो चुप नहीं बैठेंगे। ममता बनर्जी से वो बात कर चुके हैं। शरद पवार अब सारे राजनीतिक दलों को नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा करने की कवायद शुरू करेंगे। इसलिए अब कड़वाहट कम होने का चांस तो कम है। एक्शन रिएक्शन की बात जरूर हो रही है। जब बदले की कार्रवाई शुरू होगी तो यह लोकतंत्र के लिए घातक होगा। मुझे लगता है कि केस की मेरिट का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, और इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे केसेस में दोनों तरफ से सियासत ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। मुंबई में नवाब मलिक की गिरफ्तारी को इलेक्शन से जोड़ दिया गया है। शरद पवार के ग्रैंडसन और एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने आज कहा कि यूपी चुनाव में माहौल बनाने के लिए, मुंबई में बीएमसी इलेक्शन के दौरान फायदा उठाने के लिए नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया। आज के दिन पे उत्तर प्रदेश में जो मतदान होने जा रहा है, वहाँ पे जो भाजपा के लोग भाजपा को छोड़ के जो एसपी में गए हैं, तो उनके एरिया में आज इलेक्शन है। तो वहाँ पे और छोटे छोटे जो और बीजेपी के लोग हैं वो भी बीजेपी को छोड़ते जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है यूपी में। तो महाराष्ट्र एक विकसित राज्य है। महाराष्ट्र में लोकशाही बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे मेंटेन की जाती है। तो अभी महाराष्ट्र में विदाउट नोटिस अगर किसी बड़े मंत्री को हम ताबे में ले सकते, ये संदेश अगर उत्तर प्रदेश में उनको देना है, तो शायद वो डेस्परेट अटेम्प्ट है कि जो लास्ट राउंड बचे हैं इलेक्शन के उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एक संदेश देने का वो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हम सबको लगता है। या अभी बम्बई में महानगर पालिका के इलेक्शन है, वहाँ पे मलिक साहब राष्ट्रवादी के ये शहर के अध्यक्ष है, तो वो भी हेतु हो सकता है। तो अभी हम सबको सोचना चाहिए, लोकशाही के बारे में सोचना चाहिए, और अगर ईडी का वापर इस तरीके से हो रहा है तो ये गलत चीज है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी का असर यूपी में तुरंत दिखाई भी दिया। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी अपने विरोधियों से ऐसे ही बदले लेती है। जब बीजेपी को हार दिख रही है तो इस तरह की हरकतों पर उतर आई है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय घबराती है, इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है। हमने कई बार देखा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया था कि उनको खतरा है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है विधानसभा में। कोई पुड़िया निकली थी और बाद में वो पुड़िया निकली बुरादा, लकड़ी का घिसा हुआ पाउडर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि नवाब मलिक महाराष्ट्र की सियासत करते हैं, एनसीपी के नेता हैं, महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री हैं, उनका यूपी से क्या लेना देना? यूपी के इलेक्शन में उनका जिक्र क्यों हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि असल में नवाब मलिक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले हैं, मुसलमान हैं, इसलिए यूपी में उनका नाम विपक्ष के काम आएगा। हालांकि बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन पर, इलेक्शन स्ट्रेटेजी पर अभी तक इसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी में 2 पब्लिक मीटिंग एड्रेस की, कहा कि बीजेपी ने देश की सियासत की दिशा बदल दी है, किसानों के लिए, गरीबों के लिए काम किया है, सबका विकास किया है, किसी की जाति और मजहब नहीं देखा, इसलिए जनता काम के नाम पर वोट देगी। मोदी ने बाराबंकी और कौशांबी में बड़ी रैलियां की। मोदी ने कहा कि जो खुद को समाजवादी कहते हैं वो असल में परिवारवादी हैं, और ये परिवारवादी गरीबों के हिस्से का राशन भी खा जाते थे, गरीब का राशन लूट लेते थे। लेकिन बीजेपी की सरकार ने परिवारवादियों के इस खेल का दी एंड कर दिया। अब यूपी में 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार मुफ्त राशन मिलता है।
हमारी सरकार पिछले 2 साल से यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। जिस राशन की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उसका दाना दाना आज उस गरीब तक पहुंच रहा है। सरकारी राशन की दुकानों का पहले क्या हाल रहा है, ये आप मुझसे भी ज्यादा जानते हैं। पहले की सरकारों में राशन की दुकानों से गरीब के लिए भेजा गया अनाज राशन माफिया के पास पहुंच जाता था। दुकान के सामने कब राशन बांटने की तारीख लिखी गई, कब राशन खत्म हो गया, एक गरीब को पता ही नहीं चलता था। व्यापारवादियों के दलाल गरीब का राशन उसे भी लूट लेते थे। यहां तक कि उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके विधायक, ये सारे परिवारवादी टोलियां ये गरीबों का राशन लूटने में शामिल रहते थे। भाजपा सरकार ने गौर परिवारवादियों के इन सारे खेलों का भी द एंड कर दिया है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों अपनी रैलियों में मुफ्त राशन की बात करते हैं, सरकार की तरफ से दिए गए घर की बात करते हैं, मुफ्त गैस कनेक्शन और मुफ्त बिजली कनेक्शन का ही जिक्र करते हैं। और ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें झूठ कहकर खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पब्लिक तो उनकी हकीकत जानती है, इसलिए इसका असर हो रहा है। अखिलेश यादव ने भी इस बात को समझा है कि मुफ्त बिजली के वादे पर बीजेपी का मुफ्त का राशन भारी पड़ सकता है। इसलिए अब अखिलेश यादव पूरे 5 साल तक मुफ्त राशन देने की बात करने लगे हैं। अखिलेश ने आज कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई तो 5 साल तक गेहूं, चावल और चीनी के साथ साथ तेल, घी और मिल्क पाउडर भी मुफ्त देंगे। हर शहर में ऐसी कैंटीन खोल देंगे जिसमें 10 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। कि आप बटन दबाओ साइकिल का और राशन पाओ, और जब तक समाजवादी सरकार रहेगी गरीबों को राशन देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और न केवल राशन, बल्कि हमारे गरीबों को पौष्टिक खाना कैसे मिले, उसके लिए चाहे जो आज महंगा हो गया है सरसों का तेल, वो हमें 1 लीटर फ्री देना पड़े, घी 1 लीटर फ्री देना पड़े, 1 किलो मिल्क पाउडर फ्री देना पड़े, तो हम अपने गरीबों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए ये सब राशन के साथ जोड़ करके हम मदद करने का काम करेंगे। और वहीं शहरों में कैंटीन के साथ साथ हमारे गरीबों को 10 रुपए में खाना मिल जाए, वो कैंटीन भी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा, जिससे गरीबों का खाना मिल जाए। अखिलेश यादव के वादों में और मोदी की बातों में एक फर्क है। मोदी वादे पूरे कर चुके हैं, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है बिना किसी लीकेज के, बिना किसी कट के, बिना किसी करप्शन के मिल रहा है। लीकेज को टेक्नोलॉजी से रोका गया है, आधार कार्ड से सारा डेटा लिंक है, अगर फिर भी कोई गड़बड़ करता है तो एक्शन भी तुरंत होता है। 700 से ज्यादा कोटेदारों का लाइसेंस रद्द हुआ है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसलिए गरीबों के लिए जो राशन भेजा जा रहा है वो वाकई में गरीबों तक पहुंचता है। कोरोना के टाइम में जब रोजगार पर असर पड़ा तो गरीबों के लिए मुफ्त राशन ने बड़ी मदद की थी। इसका न सबूत देने की जरूरत है और न किसी तरह की सफाई देने की जरूरत है, क्योंकि जिनको राशन मिल रहा है वो खुद इसके सबूत हैं। अखिलेश इसके असर को समझ गए हैं, इसीलिए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी की सरकार तो चुनाव के बाद मुफ्त राशन की योजना को बंद कर देगी, लेकिन अगर उनको वोट दिया गया तो अगले 5 साल तक मुफ्त राशन देंगे। मुफ्त राशन के अलावा दूसरा बड़ा मुद्दा है किसानों का। मोदी ने आज कहा कि वो छोटे किसानों के लिए लड़ रहे हैं, छोटे किसानों की भलाई के काम में लगे हैं। आवारा जानवरों की समस्या की भी उन्हें फिक्र है
इसलिए अब उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई है जिससे जानवर भी किसानों के लिए फायदे का सौदा हो जाएंगे। पशुधन हमारी खेती का अभिन्न हिस्सा है। पशुधन की समृद्धि के लिए हमारी सरकार, आप देखिए ये सरकारें कैसे चलाते थे, उनकी प्राथमिकताएं क्या थी। आजादी के बाद पहली बार 13,000 करोड़ रुपए की लागत से हमने पशुओं के टीकाकरण का अभियान चला रखा है। ये खुरपका, मुंहपका, फूट एंड माउथ डिसीज जो हमारे पशुओं को होता है, उनको बचाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए का टीका अभियान चला रहे हैं। हमारी सरकार ने गोबरधन योजना भी शुरू की है। पशुओं के गोबर से बायोगैस बनाने के लिए यूपी में अनेकों प्लांट का निर्माण हो रहा है। इस गोबर से भी किसानों की कमाई होगी और साथ ही उन्हें जैविक खाद भी मिलेगी, खेती का खर्चा कम होगा। अब मैं आपको दूसरा पक्ष दिखाता हूं। अखिलेश यादव भी किसानों की बात करते हैं। आज उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है, बीजेपी की सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव ने आज बहराइच में पब्लिक मीटिंग में लखीमपुर खीरी कांड की याद दिलाई। आज लखीमपुर खीरी में वोटिंग हुई। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को किसानों से नहीं, किसानों को कुचलने वालों से हमदर्दी है। बताओ, आपके बगल के जिले में एक मंत्री पुत्र ने जीप से किसानों को कुचल दिया और उसी की वजह से और लोगों की जान चली गई। सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। जब हम लोगों ने सबने मिलकर के और बहुत सारे राजनीतिक दलों ने जब दबाव बनाया, तब जाकर के थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई। लेकिन आज सुन रहे हैं कि जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी जनता की अदालत में जमानत नहीं मिली है। यही जनता इनकी जमानत जब्त करेगी। और मैं कह के जा रहा हूं, जिस आंदोलन को लेकर के किसानों के 3 कानून आए थे, 3 कानून लाए गए थे जिनके कारण किसानों ने आंदोलन किया और सरकार को पीछे हटना पड़ा। जैसे ही उत्तर प्रदेश का और पंजाब का चुनाव आया, सरकार ने वो तीनों काले कानून वापस ले लिए। लेकिन 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। मैं ये कहकर के जा रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे, तब भी उत्तर प्रदेश का किसान उन्हें माफ करने वाला नहीं है। इस चुनाव में उनको साफ कर देगा। अखिलेश छुट्टा जानवरों का जिक्र भी करते हैं। आज की रैली में भी उन्होंने किया और इसके बाद अखिलेश ने कहा कि काका चले गए तो बाबा भी जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है, ये आप अखिलेश यादव की जुबान से सुनिए। कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। और पत्रकार साथियों, काका का मतलब है काले कानून। बताओ, काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? तो अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, ने कोई बचा नहीं पाएगा। यहां पर खेतों की रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही है? गौशाला में जितना भी पैसा आया, सरकार के लोगों ने लूट लिया। गाय मां हमारी भूखी है, जान जा रही है उसकी। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय जानवर टक्कर मार रहा है। बताओ, टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा? अभी हम जैसे ही बहराइच में आए, बाबा मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर हमें दिखाई दे गया सड़क पर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा जी जाने वाले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज अपनी दोनों रैलियों में कहा यह तो तय हो गया कि आएंगे तो योगी ही। जिन 15 करोड़ लोगों को आज कोरोना के इस कठिन कालखंड में मुफ्त राशन मिल रहा है, वो आज
भारतीय जनता पार्टी के विजय के लिए जी जान से जुटा हुआ है। जिन गरीबों को, मध्यम वर्ग को, बुजुर्गों को इस कोरोना काल में 28 करोड़ मुफ्त टीके लगे हैं, वो भाजपा के प्रतिनिधि बनकर उसकी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। यही कोरोना वैक्सीन है जिनके कारण आज हमारे युवा स्कूल कॉलेज जा पा रहे हैं, व्यापार कारोबार चल पड़ा है, और इसलिए यूपी कह रहा है आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो आएंगे तो योगी ही, आएंगे तो कर्नाटक के हर्षा मर्डर केस का अपडेट यह है कि यहां आज भी कुछ जिलों में टेंशन है। हर्षा की हत्या के विरोध में आज भी कर्नाटक के कई जिलों में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट मार्च निकाले। बेंगलुरु हो, कलबुर्गी, बेल्लारी, चित्रदुर्ग या फिर मैसूर, हर शहर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भगवे झंडे लेकर जुलूस निकाला। हालांकि पुलिस इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है, इसलिए माहौल धीरे धीरे ठीक हो रहा है। लेकिन प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शिवमोगा में शुक्रवार तक के लिए दफा 144 लागू कर दी है। शिवमोगा में शुक्रवार तक बाजार, स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि रशिया की तरफ से जंग के खतरे को देखते हुए यूक्रेन की सरकार ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी है। अब यूक्रेन की फौज आम नागरिकों को, महिलाओं को भी लड़ने के लिए हथियारों की ट्रेनिंग दे रही है। यूक्रेन ने अपने सारे नागरिकों से कहा कि वो फौरन रशिया छोड़ दें। अमेरिका और यूरोप के सारे देश रशिया के खिलाफ एकजुट हैं। दूसरी तरफ आज चीन ने रशिया को सपोर्ट किया। चीन ने यूक्रेन में पैदा हुए हालात के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन भारत ने फिलहाल किसी की साइड नहीं ली है, तटस्थ रखा है। भारत ने आज एक बार फिर कहा कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं हो सकता, बातचीत के जरिए ही रास्ता निकाला जाना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।